आज की इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 से, जब टीसीएस नासिक के ईसी बीपीओ में इंटरव्यू होता है। कई लोगों ने उस समय ज्वाइन किया, जिसमें 18 से 25 साल की लड़कियां और कुछ लड़के थे। इन लोगों की सैलरी 18 से 25 हजार के बीच हुआ करती थी और इनमें से बहुत ही ज्यादा ऐसे कम उम्र के लोग भी थे जिनकी ये पहली जॉब थी। इन सभी लोगों को सफी शेख, आसिफ अंसारी, तौसीफ अख्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी और दानिश शेख, इन कुछ सीनियर्स की टीम में ज्वाइन करा दिया जाता है। ये सारे के सारे लोग जिनके अभी मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सभी के सभी टीसीएस नासिक के इसी बीपीओ में बतौर टीम लीडर काम कर रहे थे। इस बीपीओ में निदा खान नाम की एक एचआर मैनेजर भी थी, जिसे ये सब लेडी डी कहते थे। निदा खान दरअसल पुणे से थी, बाद में जॉब के सिलसिले में यहाँ नासिक शिफ्ट हो गई थी और यहीं लंबे समय से काम कर रही थी। जो नए रिक्रूटर्स आए थे, जिसमें 18 से 25 साल की लड़कियां और कई यंग लड़के थे, इन सभी रिक्रूटर्स में से एक 23 साल की लड़की भी थी, जिसने एसोसिएट के तौर पर टीसीएस नासिक के इस बीपीओ को ज्वाइन किया था। इस महिला के यहाँ पर जॉब ज्वाइन करने से पहले की भी एक बैक स्टोरी है। ये जो महिला थी, इसकी पहली मुलाकात दानिश शेख से साल 2022 में हुई थी। ये मुलाकात नासिक के देवलाली कैंप के अंदर जो लवित मार्केट है, वहाँ पर हुई थी। लेकिन ये मुलाकात भी पहली नहीं थी। दरअसल दानिश और ये जो 23 साल की महिला थी, इन दोनों का एक एजुकेशनल बैकग्राउंड था, इसलिए इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और दानिश एक इस महिला से कहता है कि वो इस समय टीसीएस में काम कर रहा है और जब इस महिला की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर वो इसे यहाँ पर एक सिक्योर जॉब दिलवा सकता है। 6 महीने यहाँ से बीत जाते हैं और फिर आता है जुलाई 2022। जुलाई के महीने में दानिश इस महिला को कॉल करता है और उसे देवलाली कैंप के अंदर एक लोकेशन पर बुलाता है। वहां बुलाने के बाद उससे जॉब की बात करता है और उससे कहता है कि उसे टीसीएस नासिक के इस बीपीओ में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही दानिश शेख इस 23 साल की महिला से फिजिकल रिलेशन की डिमांड करता है। एफआईआर से पता चला कि दानिश शेख ने इस महिला को उकसाया, उस पर दबाव डाला और उसे फोर्सफुली किस किया था। लेकिन जब महिला ने मना किया, उसे रिक्वेस्ट किया, तो दानिश शेख कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और उसी वजह से वो ये सारी चीजें आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये जो महिला थी, इसने उस समय दानिश शेख को मना कर दिया और उससे कहा कि ठीक है, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी। थोड़े समय बाद जब महिला की बीसीए की डिग्री जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, तो वो यहाँ दानिश शेख के कहने पर टीसीएस के इस बीपीओ में इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, जो कि एक पहले से ही एक प्लानिंग थी, क्योंकि इस महिला को डायरेक्ट एसोसिएट के पद पर रख लिया जाता है। अब यहाँ से आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि ये महिला उन्हीं रिक्रूटर्स में से एक थी जिन्होंने साल 2023 के शुरुआती महीनों में इस बीपीओ को ज्वाइन किया था। अब यहाँ पर ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो चीजें शुरू होती है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। एफआईआर से पता चला कि दानिश शेख और ये महिला टीसीएस की इस बीपीओ में एक ही यूनिट में थे। इस वजह से इनका मिलना जुलना शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। इस दौरान दानिश के साथ उसके कुछ दोस्त भी हुआ करते थे, जिसमें पहला नाम सामने आया तौसीफ अख्तर का, जो कि एक टीम लीडर था, और दूसरा नाम सामने आया निदा खान का, जो कि एक एचआर मैनेजर थी। तौसीफ अख्तर, निदा खान और दानिश शेख, ये तीनों इस महिला के साथ कभी कैंटीन में जाना, कभी वॉक पर जाना, कभी ऑफिस के बाहर जाकर बातचीत करना, इस तरह की मीटिंग्स इन लोगों के बीच हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय बाद दानिश और तौसीफ इस हिंदू महिला को हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच डिफरेंस बताना शुरू कर देते हैं, उस पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं, उसे कन्विंस करना शुरू कर देते हैं कि कैसे उनका धर्म हिंदू धर्म से बेटर है। तौसीफ अख्तर और दानिश शेख में तौसीफ अख्तर की उम्र ज्यादा थी। तौसीफ अख्तर 36 साल का था। एफआईआर और कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि तौसीफ अख्तर ने कुछ समय पहले ही एक रिलीजियस यात्रा पूरी की थी। एक रिलीजियस यात्रा पर वो गया था और वहां से आने के बाद तौसीफ अख्तर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिलीजियस तरीके से काम करने लगा था। इसने सबसे पहले अपने तरीके से दानिश शेख को इन्फ्लुएंस किया, उसके बाद ये दोनों मिलकर दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। अपने धर्म इस्लाम को हिंदू धर्म से ज्यादा बड़ा बताते हैं और बाकी धर्मों से ज्यादा बड़ा बताते हैं। इस तरह से ये दोनों मिलकर अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। जो महिला एसोसिएट के तौर पर यहाँ पर काम कर रही थी, वो बताती है कि ये दोनों हमेशा हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टी सीधी बात करते थे। यहाँ से 1 साल निकलता है और 1 साल बाद जो चीजें शुरू हुई वो बहुत ज्यादा भयावह और खतरनाक थी। अगस्त 2024 में ये जो महिला एसोसिएट थी, उसे दानिश शेख अचानक एक जगह पर बुलाता है। इस महिला को बिना इन्फॉर्म किए दानिश शेख इसे अपनी बाइक पर बिठाकर वहां से त्र्यंबक रोड पर बने होटल आनंद रिजोर्ट पर ले जाता है और वहां जाने के बाद उसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करता है। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती है, तो आगे ये महिला बताती है कि ये जो तौसीफ अख्तर था, जो इन दोनों में सबसे बड़ा था, उससे इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और वो इस महिला को धमकाना शुरू कर देता है कि अगर इस महिला ने उसके साथ भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया
उसे फिजिकल कनेक्ट नहीं किया तो वो ये सारी बातें जाकर उसके घर पर बता देगा। जरा सोचो दोस्तों, जो बात सुनने में हमें इतनी बुरी लग रही है वो जिसके साथ हुई होगी उस पर क्या बीती होगी। कुछ समय बाद ये दोनों इस महिला को बताते हैं कि आखिर कैसे इस महिला की जो जिंदगी है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगी अगर ये महिला इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए तो। 1-1.5 साल ये सब चलता है और फिर आता है 2026। धीरे धीरे घर वालों ने और आसपास के पड़ोसियों ने ये नोटिस किया कि महिला की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो पूरी तरह चेंज हो गई थी। परिवार ने देखा कि महिला रोजे रखने लगी है, इस्लाम की कई सारी प्रैक्टिसेस करने लगी है और उन सबको अपने जिंदगी में लाना शुरू करने लगी है। थोड़े समय बाद फरवरी 2026 में इस महिला के पास मेरिन नाम की एक लड़की का मैसेज आता है। मैसेज में मेरिन कहती है कि वो इस महिला से बात करना चाहती है। जब बाद में इस महिला ने मेरिन से कांटेक्ट किया तो मेरिन ने बताया कि वो दानिश की वाइफ है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सारी बातें जब इस महिला को पता चली, जो एसोसिएट के तौर पर टीसीएस के इस बीपीओ में काम कर रही थी, तो इसने दानिश शेख को काउंटर किया। उससे पूछा कि अब तक तुमने मुझसे इतने झूठ क्यों बोले, मुझ पर इतने लंबे समय से इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए दबाव क्यों बनाया, क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। इस पर दानिश शेख इस महिला से कहता है कि मुझे तुमसे शादी करने में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मैंने तुमसे कभी कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब यहाँ से ये महिला समझ जाती है कि इसके साथ धोखा हुआ है और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो रहा है। अब एक तरफ ये सारी चीजें हो चुकी थी और दूसरी तरफ इसी महीने में यानी फरवरी 2026 में एक और पैरेलल स्टोरी चल रही थी, जिससे जो सारी काली करतूतें चल रही थी, ये जो सारा धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, इसकी हिंट पुलिस को मिल जाती है। दरअसल होता ये है कि इसी महीने में एक लोकल पॉलिटिकल वर्कर नासिक पुलिस को ये कहता है कि एक 20-21 साल की लड़की है जो टीसीएस नासिक के इसी बीपीओ में काम कर रही है। उसका बर्ताव पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ये लड़की रमजान के दौरान रोजे रख रही है और नमाज पढ़ने की कोशिश कर रही है। जब ये पॉलिटिकल वर्कर पुलिस को सारी बात बता रहा होता है तो उसके साथ में वो ये भी कहता है कि उसे लगता है कि इस लड़की पर दबाव डाला जा रहा है इस्लाम को फॉलो करने के लिए। जब नासिक पुलिस को सारी बात पता चल जाती है तो वो इस महिला के घर पर जाते हैं और फैमिली से इस महिला के बारे में बात करते हैं। तब इस लड़की के परिवार वाले कहते हैं कि हमने अपनी लड़की का ऑफिस जाना बंद करवा दिया है, क्योंकि जब से हमारी लड़की ऑफिस जा रही है उसका बर्ताव बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी इस्लामिक होती जा रही है। अब यही वो पॉइंट था जहां से नासिक पुलिस इस बीपीओ के अंदर एक अंडरकवर ऑपरेशन करने का डिसाइड करती है। इस अंडरकवर ऑपरेशन में पुलिस ने अपने कुछ कांस्टेबल्स को लिया और उन कांस्टेबल्स को हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर टीसीएस नासिक के इसी बीपीओ में जॉब दिलवाई। ये जितने भी अंडरकवर ऑफिसर्स थे ये 10 से 15 अप्रैल के आसपास इस बीपीओ में जाकर हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करने लगते हैं। पुलिस ये जानना चाहती थी कि इस ऑफिस के अंदर जो वर्किंग कल्चर है वो कैसा है, यहाँ पर हो क्या रहा है और अभी तक जो बातें बताई जा रही है वो हकीकत में सच है या नहीं। करीब 1 महीने तक ये जो कांस्टेबल थे, जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष थे, ये वहाँ पर जाते हैं और हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। वो डेली जो कन्वर्सेशन लोगों के बीच हुआ करती थी उसको सुना करते थे, देखा करते थे और वहाँ डेली इंटरेक्शन किया करते थे। जो महिलाएं वहाँ पर काम कर रही थी, जो लड़कियां वहाँ पर काम कर रही थी, उन सबको देखा करते थे, उनकी बातों को सुना करते थे और फिर हर दिन जाकर अपने सीनियर्स को सारी बातें बता दिया करते थे। करीब 3 हफ्तों तक सारी चीज चलती है और 3 हफ्ते बाद जो कांस्टेबल यहाँ पर गए थे उनकी तरफ से पुलिस को इतने ज्यादा सबूत मिल चुके थे, इतनी जानकारी मिल चुकी थी जो डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए काफी थी। इसके बाद इन्हीं सबूत और जानकारी के बेसिस पर 26 मार्च 2026 को देवलाली पुलिस स्टेशन के अंदर इस केस की पहली एफआईआर दर्ज की जाती है। इस एफआईआर में सबसे पहले 3 लोगों के नाम सामने आते हैं, दानिश शेख, तौसीफ अख्तर और निदा खान। पुलिस ने सबसे पहले दानिश शेख और उसके दोस्त तौसीफ अख्तर को गिरफ्तार किया। इसके बाद जब पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन की तो इन दोनों के फोन्स लिए गए, लैपटॉप्स लिए गए, जो दूसरी चीजें थी वो ली गई। ऑफिस के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक करना शुरू किया। इसके बाद तौसीफ के फोन में से पुलिस को कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है जो हैरान करने वाली थी। फोटो में एक हिंदू महिला को देखा जा सकता है जो मुस्लिम कपड़े पहने हुई थी। यहाँ पर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसने इन दोनों के ऊपर दबाव डालकर महिला एसोसिएट का रेप करना ये आरोप लगाया है। इन दोनों के ऊपर हंटिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स का आरोप भी लगाया गया है, क्योंकि ये दोनों मिलकर लगातार इस महिला पर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। जब भी इस बीपीओ में किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत होता था या वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके साथ कुछ गलत होता था तो वो इस एचआर के पास जाती थी, लेकिन निदा खान हर बार उनकी बातों को नहीं सुनती थी, उल्टा उनकी बातों को दबा देती थी। लगभग 3-4 सालों तक ये सारी चीजें ऐसी ही चलती रही। इस एचआर निदा खान की मानसिकता का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हो दोस्तों कि जब भी कोई फीमेल एम्प्लॉय इसके पास कंप्लेन लेकर जाती थी तो उसकी मदद करने के बजाय निदा खान उस हिंदू महिला को इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर देती थी।
और एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करती थी कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। केस रजिस्टर हुआ और इसके बाद 3 अप्रैल तक देवलाली पुलिस स्टेशन के अंदर और मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के अंदर कुल 9 एफआईआर दर्ज की जाती है। अलग अलग 18 से 25 साल की उम्र की महिलाएं कंप्लेन लेकर पुलिस के सामने आने लगती है, सेम इसी टीसीएस के बीपीओ के अंदर से, जिन्होंने उस समय इस बीपीओ को ज्वाइन किया था जब इस 23 साल की महिला एसोसिएट ने ज्वाइन किया था। इन 9 एफआईआर में लगभग सारी कंप्लेंट्स कॉमन मिलती है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट, रिलीजियस प्रेशर और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की कोशिश। इन 9 में से 6 एफआईआर ऐसी है जिसमें इन्फ्लुएंसिंग रिलीजन का सेक्शन लगाया गया है। एफआईआर में बताया गया है कि कैसे धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जाता था और ऐसी बातें की जाती थी। इसके साथ ही इन 9 एफआईआर में सिमिलर कंटेंट भी मिलते हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनकी मैरिड लाइफ के ऊपर पर्सनल कमेंट करते थे, बिना उनकी मर्जी के उनको गलत तरीके से छूते थे, अश्लील इशारे करते थे, डबल मीनिंग कमेंट करते थे, डबल मीनिंग बातें करते थे। इसके साथ ही अगर महिलाएं उनके मुताबिक काम नहीं करती थी जो वो करना चाहते थे या करवाना चाहते थे, तो उसकी वजह से इनके ऊपर वर्कलोड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता था। 2 अप्रैल को मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी उसमें महिला कहती है कि रजा मेमन जो यहाँ पर इस बीपीओ में बतौर टीम लीडर काम कर रहा था, वो इस महिला को पूरे समय गलत तरीके से देखता रहता था, जिससे इस महिला को अशेम्ड फील होता था। वो इस महिला को गलत तरीके से टच करता था, उसकी जो शादी है उसके बारे में गलत बातें करता था, महिला के ऊपर बहुत ही शेमफुल रिमार्क्स देता था, क्योंकि इस महिला को शादीशुदा होने के बावजूद बच्चे नहीं थे। एक तरीके से उसके इंटेंशन इस महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के थे। सिमिलरली एक और आरोपी का नाम सामने आता है, शाहरुख कुरैशी। ये भी इस महिला को गलत तरीके से देखता था और गलत तरीके से बात करता था। इन सभी चीजों ने इस महिला को बहुत ज्यादा इम्बेलेंस किया इतने साल तक। इसके अलावा एक और शिकायत सामने आती है। यहाँ पर जो विक्टिम्स थे वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी सारी शिकायतें यहाँ के हेड ऑफिसर अश्विनी को बताई थी। अश्विनी के पास मोलेस्टेशन की कंप्लेंट्स बार बार पहुँचती रही, लेकिन उसने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की और इसी लापरवाही की वजह से ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। एक और महिला विक्टिम ने ये सामने आकर बताया कि बीते इन 4 सालों में जब भी कोई मीटिंग होती थी तो उस मीटिंग के दौरान सफी शेख उस महिला के चेस्ट की तरफ देखता था और ऑकवर्ड तरीके से स्माइल करता था। जरा सोचिए, ये सब बोलने में बड़ा अजीब लगता है, तो जिस महिला के साथ ये सब हुआ है उसको कितना एम्बेरसमेंट हुआ होगा। इसके अलावा एक और एफआईआर में एक महिला ने सामने आकर बताया कि सफी शेख और आसिफ अंसारी इन दोनों ने उस महिला की बॉडी के ऊपर ऑक्सीन कमेंट करना लगातार जारी रखा जब तक ये केस सामने नहीं आ गया। पुलिस ने इसके बाद करीब 8 दिनों में 8 एक्यूज को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 आदमी और 2 महिलाएं हैं। खैर टीसीएस ने उन सभी एम्प्लॉय को जिसका नाम इस केस में आया है उन्हें सस्पेंड कर दिया है। टीसीएस ने कहा कि हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी तरह के हरासमेंट के खिलाफ और इसे हम आगे भी बरकरार रखेंगे। जब ये सारी एफआईआर सामने आई तो इसके बाद पूरा देश सन्न था कि आखिर कैसे एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी ये सारी जिहादी चीजें चल रही थी। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि तौसीफ अख्तर एक रिलीजियस यात्रा पर गया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट सामने आता है कि ये जो सारी चीजें हुई ये तौसीफ अख्तर के रिलीजियस यात्रा के आने के बाद से शुरू हुई। दूसरों को अपने धर्म के लिए उकसाना, उन पर दबाव डालना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, ये सब शुरू हुआ था। दूसरों को अपने धर्म के लिए उकसाना, उन पर दबाव डालना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, ये सब शुरू हुआ था। इसलिए बहुत ही ज्यादा क्लेम किया जा रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइज कन्वर्जन का केस हो सकता है। इसमें ऑर्गेनाइज एक्सटर्नल फंडिंग भी हो सकती है, इसलिए पुलिस को बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप के सिवा और अपने आप के सिवा किसी पर भी भरोसा करना आपको बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में डाल सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी व्यक्ति को बुरे लोगों से नहीं बचा पा रहे हो तो उन लोगों को इस बारे में जरूर बता दो जो उस व्यक्ति को बचा सके।